हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है बच्चों। इसमें हम बात करेंगे 40 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 40 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर देखोगे वहां पर मिलने वाले हैं। और इन क्वेश्चन के अंदर हम कितने टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम बच्चों आज डिस्कस करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे आते हैं, कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहने वाले हैं, और कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो नियम आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सब कुछ आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे अगर इस लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में बच्चों आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचने वाले हैं। एक आपका रिएक्शन रह गया, क्या बच्चों, रिएक्शन, और एक टॉपिक आपका रह जाता है न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी हमारे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो ऐसे 2 टॉपिक बचेंगे जिनको मैं आपको जल्द से जल्द फिनिश करने वाला हूं। और मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन, वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव फंस जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं और अपने एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है, रिविजन करते चलना। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आप नोट नहीं करते हो तब भी चलता है, क्योंकि अब आपके पास नोट करने का समय नहीं, क्योंकि आपको 7 मार्च का बोर्ड एग्जाम देने जाना है। आज 6 मार्च होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन लिखिए, इसकी सीमाएं भी बताना है। यानी कि राउल्ट का एक वाष्प दाब का अवनमन है, एक नियम है, उस नियम को लिखना और इसकी नियम की सीमाएं। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए राउल्ट का नियम लिखिए, तब भी आप यही लिख देंगे, क्योंकि राउल्ट का नियम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए राउल्ट का नियम होता है क्या, इसको ध्यान से समझिए। हमने लिख दिया इस नियम के अनुसार, या राउल्ट का नियम लिख सकते हैं या आप इस नियम के अनुसार डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने लिखा है इस नियम के अनुसार। अब राउल्ट का नियम क्या है उसको ध्यान से समझिए। किसी भी विलेय के, कोई भी विलेयन है, उस विलेयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होगा, कोई भी हमारे पास विलेयन है, उस विलेयन का वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन होता है बच्चों, वो उसके विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि कोई भी विलेयन है, उस विलेयन का वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन होगा, वो जो उसमें विलेयन में जो विलेय होगा उस विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो आपको अगर मोल प्रभाज पता है तो आप आसानी से राउल्ट के नियम पर क्वेश्चन भी लगा सकते हो। अगर बच्चों इसमें सूत्र की बात करें, एक आता है P माइनस PS अपॉन P। अब यहाँ पर P क्या है, PS क्या है, P क्या है, सारी चीजें हम बात करने वाले। और N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है, हो जाएगा। अब विलेय के मोल अपॉन विलेय विलायक के मोल, यानी कि आपको मोल प्रभाज का एक सूत्र लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर P जो होता है बच्चों विलायक का वाष्प दाब होता है। जो P है बच्चों, ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है बच्चों, विलेयन का वाष्प दाब है। P जो है सिर्फ P है, ये बच्चों विलायक का वाष्प दाब है। PS जो है विलेयन का वाष्प दाब है। ठीक है, वहीं पर अगर हम N1 की बात करें तो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है, और N2 जो है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। तो ये तो हमारा नियम और सूत्र हो गए। फिर बात आती है सर राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, राउल्ट का नियम कहां कहां पर लागू होता है। तो राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है, और सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो बच्चों हमारा राउल्ट का नियम है वो तन विलयनों पर तो लागू होता है, लेकिन जो भी सांद्र विलयन होंगे वो राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वहां पर लागू नहीं होता है। यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। यानी कि जो राउल्ट का नियम है केवल आवासशील विलेय के विलयन जो होते हैं उनके पदार्थों पर ही लागू होता है। ठीक है, तीसरा है बच्चों विद्युत अपघट्ट के, जो विद्युत अपघट्ट होते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, अनअपघट्ट पर लागू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये थे राउल्ट के नियम की सीमाएं, और हमने आपका राउल्ट का नियम बता दिया, आपको इसका सूत्र भी बता दिया। आप इतना जो याद रखिए, इसका सूत्र जरूर याद रखना, क्योंकि इनके सूत्र याद रखने से आपका क्या होगा कि 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इनसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते हैं तब भी आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इनके इसमें ये चीज आपको पता होगी तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। P क्या है, PS क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी को लेकर। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, और हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी का रिवीजन भी अच्छे से कराएंगे। देखिए जो बच्चों हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसको ध्यान से समझना। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण और इसके 2 उपयोग भी बताना है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं इसको पहले ध्यान से समझिए। विभिन्न धातुओं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर हम सीधे कहें अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हुआ क्या, बहुत समय पहले कई सारे साइंटिस्ट थे, कई प्रकार की धातुएं थी, अधातुएं थी, इधर उधर पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि इन धातुओं और अधातुओं को क्या करें, एक नियमबद्ध तरीके से इसको रख दे। अब रखने के लिए आपको कोई एक आधार चाहिए, तो इन्होंने आधार किसको बनाया, मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर हम कहें अपचयन विभव को।
इन्होंने क्या किया कि धातुओं को और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव या फिर इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रख दिया। अब क्रम में रखते चले गए, उससे क्या हुआ, एक बच्चों श्रेणी बन गई। अब जो श्रेणी बन गई उसी श्रेणी को इन्होंने विद्युत रासायनिक श्रेणी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये तो रही विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा। फिर बात आती है सर विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है इसके लक्षण क्या क्या है, इसके कैरेक्टर क्या है। तो बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण भी ध्यान से समझ लीजिए। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से आप श्रेणी में नीचे की ओर जाएंगे तो अपचयन क्षमता घटती चली जाएगी। जो अपचयन क्षमता है या इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो घटता चला जाए जब आप ऊपर से नीचे आओगे, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान जो है बढ़ते चले जाएंगे। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो घटेगा, अब जब नीचे से ऊपर जाओगे तो उसके मान जो है अपचयन विभव का या इलेक्ट्रोड विभव के मान जो है वो बढ़ेंगे। समझ में आ गया, ये तो एक करेक्टर हो गया। दूसरा इसमें दूसरा हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दें। यानी कि जो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रखी गई है, हाइड्रोजन रखा गया है, उस हाइड्रोजन का आधार मान लें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर के जो भी तत्व हैं, सभी ऊपर के जो भी तत्व हैं, उन सभी तत्व क्या करेंगे, अगर वो अम्लों से क्रिया करते हैं, एसिड से अभिक्रिया करते हैं, तो एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। यानी कि जो भी तत्व हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अगर अम्लों से क्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या वाष्प के साथ सब क्रिया करके H2 गैस देते हैं। यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी तत्व हैं वो जल या वाष्प के साथ अगर आप क्रिया करते हैं तो H2 गैस देते हैं। ठीक, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उनके विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि श्रेणी में अगर कोई ऊपर तत्व है, वो तत्व अगर उससे नीचे का कोई भी तत्व है, उस तत्व से, उस विलयन से उसको विस्थापित कर देगा। यानी कि ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, अगर हम इसके उपयोग बात करें तो इसके दो उपयोग हैं तो कई सारे उपयोग, लेकिन हमसे दो उपयोग पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो किसी भी सेल के मानक अपचयन विभव, मानक वैद्युत वाहक बल का जो मान निर्धारण करने में इसका उपयोग होता है। धातुओं की क्रियाशीलता कितनी है, कौन सी धातु कम से क्रियाशील है, कौन सी अधिक क्रियाशील है, अगर हमें इसकी तुलना करनी होती तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर इस चीजों की तुलना कर देते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे बच्चों क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु या फिर जल में स्थायी है। क्यों? यानी कि देखिए समझिए, यहां पर कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसमें एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, मान है एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु परंतु यह वायु और जल में स्थायी है। ऐसा क्यों है? ये वायु या जल में स्थायी नहीं होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है। तो देखिए, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। क्योंकि यह वायु और जल में स्थायी है क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। क्योंकि ये एल्यूमिनियम जो होता है ये क्या करता है, गर्म जल या फिर उच्च जलवायु के साथ अभिक्रिया करता है, और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी अभिक्रिया बहुत मंद होती है, यानी कि बहुत स्लो होती है। इसीलिए हम उसको पहचान नहीं पाते, हमको ऐसा लगता है जल या वायु के साथ स्थायी है। समझ में आ गया। अगर इसकी अभिक्रिया देखनी है तो हमें उच्च ताप रखना पड़ेगा, यानी कि जलवायु जो है उसका ताप जो है उच्च होना चाहिए। समझ में आ गया। ठीक है, यही कारण है। अगला है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है। देखिए बच्चों, विशिष्ट चालकता क्या होती है इसको समझिए। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर जो होता है कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यानी भी कोई भी चालक है, उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं या फिर केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है कप्पा इक्वल टू 1/r 1/r। ए आर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका ओम सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। ठीक है, आप ये लिख देंगे। समझ में आ गया। एक ही मात्रक याद रखिए, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग भी आपको लिखना है, उदाहरण द्वारा लिखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कोलराउस का नियम पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोलराउस का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, ये जो नियम है बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके प्री बोर्ड हो गए, हाफ ईयरली एग्जाम हुए होंगे, तो वहां पर एक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोलराउस का नियम। तो लिखा है इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता उसके धनायन या फिर ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यानी कि समझिए,
कोई भी विद्युत अपघट्ट है, कोई भी विद्युत अपघट्ट है, उसकी जो अनंत तनुता पर जो चालकता होती है, अनंत तनुता पर जो चालकता होगी उसकी, कोई भी विद्युत अपघट्ट हो, उसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता जो का योग होगा, यानी कि धनायन मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता, इन दोनों का जो योग होगा, जो जोड़ होगा, उसके बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालक, जो हमारा प्रत्येक चालक पद है, उसको विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों से संख्या से गुणा कर दिया जाए। अब देखिए यहां से यहां तक की जो परिभाषा है, इसको आप याद रखना चाहें तो याद रखिए, अन्यथा नहीं। इतनी जरूर है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। अगर आप ये याद करना चाहें तो कर लीजिए, अन्यथा आप रहने दीजिए। इसका उदाहरण याद रखना, ठीक है। अब कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो देखिए अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की वियोजन की मात्रा की गणना हम इस कोलराउस के नियम की सहायता से कर सकते हैं। तो ये थे दो उपयोग कोलराउस के नियम के। एग्जाम्पल्स याद रखना है, यहाँ पर HCl का एग्जाम्पल दिया है, कभी कभी एसिटिक अम्ल का देता है, CH3COOH का एग्जाम्पल दे देता है। तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, आपको नहीं मतलब कौन सा दे रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है और अपना आपको सूत्र याद रखना है, इसकी परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा एक बार और समझ लीजिए, कोई भी विद्युत अपघट्ट है उसकी अनंत तनुता पर अगर हमें चालकता ज्ञात करनी है तो उसकी चालकता जो होती है उसके धनायन और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए विद्युत लेपन जो होता है उसको उदाहरण के द्वारा समझाना है। विद्युत लेपन, अगर विद्युत को हटा दें 1 मिनट के लिए और सिर्फ आप लेपन की अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। विद्युत लेपन इसलिए दे दिया क्योंकि ये जो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया, क्योंकि विद्युत लेपन एक प्रक्रिया होती है, लेकिन आप लोग लेपन तो जानते हैं, विद्युत लेपन नहीं, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको वही लिखना जो आपको लेपन में पता वही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि कोई भी एक धातु है, उस धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कापर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना, यानी कि जो कापर की धातु होती है उस पर जिंक धातु की हम जब पतली परत चढ़ाते हैं वो विद्युत लेपन की प्रक्रिया के द्वारा ही चढ़ाई जाती है। तो इसीलिए विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया होती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि एक धातु पर दूसरी धातु के ऊपर, एक धातु की दूसरे धातु के ऊपर परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, याद रखना विद्युत लेपन। या आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। आपको ध्यान से समझ लेना है, आपको हर एक क्वेश्चन को वहां पर लिख कर आना है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है, समझाइए। जो हमारी बच्चों परासरण की अभिक्रिया होती है उसमें अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है उसका क्या महत्व, उसको आपको समझाना है। देखिए बच्चों, अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है शुद्ध विलायक के छोटे आकार के कणों को, जो शुद्ध विलायक होगा उसके छोटे आकार के कणों को बाहर निकलने देती है, उसके जो छोटे आकार के जो कण होंगे उनको तो बाहर निकलने देती है, जबकि विलेय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती है। यानी कि अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है वो क्या करती है, शुद्ध विलायक के जो बड़े आकार, छोटे आकार के, सॉरी बच्चों, शुद्ध विलायक जो होगा उसके क्या होंगे, छोटे आकार के जो कण होंगे उनको तो बाहर निकल जाने देती है, लेकिन जबकि विलेय के अशुद्ध, जो विलेय होगा उसके अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती है। यही इसका जो महत्व है जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगला एक आता है हमसे रिएक्शन जो पूछ ली जाती है क्लोरोबेंजीन से DDT, क्योंकि ये चैप्टर से रिलेटेड है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए क्लोरोबेंजीन से जब DDT बनाते हैं तो हमें क्या होता है, क्लोरल से अभिक्रिया करानी पड़ती है। क्या होता है, क्लोरल से अभिक्रिया करानी पड़ती है क्लोरोबेंजीन की। देखिए इस तरीके से हमें क्लोरोबेंजीन का सूत्र लिख लेना है, इसमें यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है, यहाँ पर आप क्लोरल की क्रिया कराओगे, यहाँ पर H2SO4 आप प्रेजेंस में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको याद है तो रख दीजिएगा तो आप अच्छी बात रहेगी, नहीं याद है तब भी कोई टेंशन नहीं, आप बना के आइएगा। अब DDT का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें जल हमारा बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक है, याद रख लेना, ठीक है। और मैं आपको रिएक्शंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराने वाला हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला टॉपिक है बच्चों प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, या फिर आप इसको उदाहरण द्वारा समझाइए, या फिर और करके आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिपरासरण क्या होता है, इसको आपको समझाना है। तो प्रतिलोम परासरण हो गया या फिर प्रतिपरासरण हो गया, आपको एक ही परिभाषा लिखनी है, इसका हमें चित्र की सहायता से वर्णन करना है, क्योंकि अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो चांसेस हैं कि आपको 3 से 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, यदि विलयन पर उनके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, कोई भी विलयन है अगर उस विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह, विलयन से जो विलायक का प्रवाह होगा शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। किसकी ओर, विलयन का जो विलयन से विलायक का प्रवाह जो है शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल एवं कठोर जल को शुद्ध करने में करते हैं।
यानी कि होता क्या है, प्रतिलोम परासरण में यदि कोई भी विलयन है, उस विलयन पर परासरण दाब जो होता है उससे अधिक दाब हम लगा दें, अधिक दाब हम उस पर डाल दें, अधिक दाब प्रयुक्त करें, तो क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है उसके माध्यम से, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, ठीक है, विलयन से विलायक का जो प्रवाह होता है, विलयन से विलायक का जो प्रवाह होगा शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, और इस प्रक्रिया को ही हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। और इसका उपयोग जो करते हैं समुद्री जल एवं कठोर जल को मृदु करने में करते हैं। अगर 3 नंबर में या सॉरी बच्चों 1 से 2 नंबर में आता है तो आप सिर्फ इतना लिखोगे और कुछ भी नहीं लिखोगे और छोड़ दोगे। अगर 5 नंबर में आता है या फिर 3 नंबर में आता है तो आप इस तरीके से इसका डायग्राम भी बनाओगे। इस तरीके से शुद्ध जल है, लवड़ी जल है, इधर हमने दाब लगाया, दाब कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए परासरण दाब की तुलना में, ठीक है। ये आपको नीली दिखाई दे रही है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसमें होता क्या, क्योंकि अगर आपको 5 नंबर में पूछा जाता तो आप इसको और भी लिखेंगे, अगर 3 नंबर में आता तो आप यहीं पर बना के चित्र छोड़ देना, ठीक है। इसके लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है, इसके लिए जो आवश्यक दाब होता है बहुत अधिक होता है। इसमें सेलुलोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली है सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई झिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। ये झिल्लियाँ जल के लिए तो पारगम्य होती है, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य होती हैं। यानी कि जो जल को तो निकल जाने देती हैं, समुद्री जल जो होता है उसकी अशुद्धि और आयनों के लिए उनको निकलने नहीं देती, उनके लिए अपारगम्य होती हैं। आजकल बहुत सारे देश अपने शुद्ध पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों में इस प्रकार की झिल्लियों का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के संयंत्रों का बच्चों उपयोग करते हैं। तो याद रखना, आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ये पूरा प्रतिलोम परासरण को समझ लेना। अगर आपको 5 नंबर में पूछा जाए तो आप पूरा लिखिएगा, अगर 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है इतना लिखिए, 3 नंबर में पूछा जाता है चित्र भी बना दीजिए, अगर 5 नंबर में पूछा जाता है तब आप इस पूरे को लिख दीजिए। समझ में आ गया? अगला टॉपिक देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों? देखिए बच्चों, संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः यानी कि ज्यादातर रंगीन यौगिक बनाती हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हमसे बात करी जा रही है, मोलर चालकता क्या है। देखिए, मोलर चालकता क्या होती है इसको ध्यान से समझिए। किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ के, कोई भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, उस विद्युत अपघट्ट पदार्थ के 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को, 1 मोल के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता होती है उस चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। इसे बच्चों लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए आपको एक सूत्र होना चाहिए, लैम्डा m = x × 100/c। अब ये सूत्र है इसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कई सारे सूत्र बना सकते हैं जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में प्रयुक्त करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर नोट पॉइंट में मैंने एक पॉइंट बात लिखी है, इससे रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। विद्युत अपघट्ट पदार्थ के विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता का मान जो है बढ़ता है। अगर हमारे पास विद्युत अपघट्ट जो है उस पदार्थ के विलयनों की जो सांद्रता है उसको अगर हम घटाएंगे, घटने पर उसके विलयन की जो चालकता होगी या फिर मोलर चालकता जो होगी उनके जो मान होंगे वो बढ़ेंगे, ठीक है। अगला, इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु को, जब कोई भी धातु है उस धातु की क्षण को, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में एक विभव उत्पन्न हो जाएगा और उस उत्पन्न होने वाले विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। इसे बच्चों ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। समझ में आ गया? 1 से 2 नंबर में टिप्पणी आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्यों? देखिए, डी ब्लॉक के रंगीन तत्व जो भी होते हैं रंगीन आयन क्यों देते हैं? क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, Zn डबल पॉजिटिव सफेद तथा Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों है? देखिए, Zn डबल पॉजिटिव है जो तो सफेद है, लेकिन Cu डबल पॉजिटिव आयन जो है वो नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में डबल पॉजिटिव है, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको। देखिए, Zn का परमाणु क्रमांक होता है 30, डबल पॉजिटिव है मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 30 से 2 हटा देंगे
28 बचेंगे। शिव का होता है 29, 29 से 2 घटा देंगे, हमारा बचेगा 27। अब 28 इसके पास बचे, 27 इसके पास बचे, बनाएंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3D कक्षक में जाएगा, और डी में 5 कक्षक होते हैं, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, तो इसमें पूरा भरा हुआ है डी ग्रुप कोष, ठीक है। तो यानी कि इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी संख्या क्या है 0। लेकिन शिव डबल पॉजिटिव की जो बनाएंगे हमें लिखने हैं इसमें 27, तो हमें क्या होगा यहाँ पर D3D9 जो होगा 3D9 रहेगा, क्योंकि डी में 10 हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर 9 है, एक कम है, जो कम होता है वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1। तो हमने क्या लिखा है ध्यान दे से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर ज्ञात हुआ है, देखिए जब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है तो हमें पता चला है या फिर ज्ञात हुआ है कि जेडीएन डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, यानी कि जो जेडीएन डबल पॉजिटिव है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसीलिए सफेद तथा शिव डबल पॉजिटिव में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। किस तरह एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है होता है, इसी कारण यह नीले रंग का होता है। इसी कारण क्या होता है, ये जो होता है हमारा नीले रंग का होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखिए, संक्रमण तत्वों को परिभाषित कीजिए। जो बच्चों हमारे संक्रमण तत्व होते हैं इनको आपको परिभाषित करना है। देखिए, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व के बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N(S1) या तथा NS2 होता है, जबकि इसके पिछले वाले कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 S2, P6 D1 से लेकर D10 तक होता है। संक्रमण तत्वों के बाह्य कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि अंतिम या पिछले कक्षक में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। फर्स्ट बी से लेकर 8V के वर्ग के संक्रमण तत्व कहलाते हैं, यानी कि तत्व जो भी हैं वो संक्रमण तत्व हमारे कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो ये था हमारा संक्रमण तत्वों को परिभाषित करने की। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जाता है क्या होता है जब क्लोरोफार्म जो होता है वो क्लोरोफार्म को सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखा जाता है या खुला छोड़ दिया जाता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर क्लोरोफार्म जो है उसके सूर्य के प्रकाश या फिर वायु में उसको हम जब खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। देखिए, क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके विषैली फास्जीन गैस बना देता है, इसीलिए हम इसको खुला नहीं छोड़ सकते। मान लीजिए क्लोरोफार्म था, इसको ऑक्सीजन मिल गए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसने COCl2 और एक फास्जीन एक जहरीली गैस बना ली, इसीलिए क्लोरोफार्म को भरकर रंगीन की बोतलों के अंदर रखा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा आयरन जो होता है इसका क्या महत्व। जो मानव का शरीर होता है इसमें कैल्शियम हो गया और फिर आयरन हो गया यानी कि लोहा, इसका क्या महत्व ध्यान से समझिए। देखिए, जो मनुष्य होता है कैल्शियम युक्त लवण मानव शरीर की हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। देखिए, होता क्या है, जो कैल्शियम युक्त लवण होते हैं मानव शरीर की जो हड्डियां होती हैं और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। वहीं पर जो आयरन होता है Fe होता है वो लवण, उसका युक्त लवण जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन की रचना करने में सहायक होते हैं। वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की रचना में सहायक होते हैं। अगला बच्चों, नष्ट समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए तथा इसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट करना। यानी कि नष्ट समीकरण लिखना है। अब इसमें जो भी संकेत दिए गए उनको भी स्पष्ट करना है। बच्चों, नष्ट का एक समीकरण होता है E होता है E0 - 2.30 RT/NF log 10 1/Mn पॉजिटिव। अब बच्चों इसमें आपको बताना है कहाँ पर क्या चीज़ दी गई, किसका कौन सा मात्रक है, क्या किसका मान है। देखिए यहाँ पर देखिए, E जो है बच्चों E इलेक्ट्रोड विभव है, E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव, R जो है गैस नियतांक जिसका मान होता है 0.0821 होता है, T जो होता है बच्चों परम ताप होता है, En जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F जो है फैराडे नियतांक है जिसका मान 96,500 होता है और Mn जो पॉजिटिव है ये धातु आयनों की संख्या है। समझ में आ गया। ये सारे संकेत हैं, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछने जाने वाला क्वेश्चन भी है। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला बच्चों जिसमें आपसे पूछा जा रहा है संघनन क्या है, यानी कि संघनन क्या होता है। देखिए, संघनन एक अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी एल्डोल संघनन, वही चीज है यहाँ पर। संघनन क्या है, ठीक है, जब किसी कार्बनिक यौगिक के 2 समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं, जब कोई भी कार्बनिक यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक के 2 समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं या फिर एल्डोल संघनन, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें होता क्या कह रहा है, किसी कार्बनिक यौगिक के 2 समान अणु, हमने क्या किया एस्टल्डिहाइड दोनों ले लिया, जब हमने क्रिया कराई तो एक एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, एक हमारा संघनन कंपाउंड बन जाएगा, इन दोनों का एक मिश्रण यौगिक बन जाएगा। इस प्रक्रिया को ही एल्डोल संघनन या फिर संघनन क्रिया कहते हैं। अगला बच्चों, लिपिड क्या होते हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या है। देखिए, लिपिड क्या होते हैं इनको समझिए। वे तेल तथा वसा जो जंतु एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं लिपिड्स कहते हैं। ये शरीर के ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं, शरीर का जो ताप नियंत्रण में भी सहायक होते हैं, जनन क्षमता को भी नियंत्रित करते हैं।
तो इतने सारे जो हमारे लिपिड्स होते हैं इनका कार्य होता है। ठीक है, अगला है संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, संक्रमण धातुएं जो होती हैं उनके कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और अगर पूछा जाए संक्रमण धातु में रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ऐसा क्यों है? तब भी वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे बच्चों पूछा जा रहा है एल्कोहलों के क्वथनांक, जो एल्कोहल होते हैं उनके क्वथनांक जो होते हैं समान अणुभार वाले, उनके समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, ऐसा क्यों है? यानी कि जो हमारे एल्कोहल होते हैं उनके क्वथनांक जो होते हैं उन्हीं उतने ही अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए एल्कोहलों के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। एल्कोहल का जो अणु होता है उसके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनके अणु मजबूती से एक जालक के रूप में बंधे रहते हैं। यानी कि जो एल्कोहल के अणु होते हैं उनके मध्य में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? इनके जो अणु जो होते हैं एक जालक के रूप में मजबूती से बंधे रहते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जिसे क्या होता है? अगर हमें तोड़ना है तो उसके लिए अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि ईथरों में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, क्योंकि इनमें देखिए ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा होता है बीच में, इधर हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। इसीलिए एल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं। ठीक है, एल्कोहल में क्या होता है? OH समूह होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध इसके पास में है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर CH3 है, COCH3 इस तरीके से ईथर लगा होता है। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला है फिनोल साइक्लोहेक्सेन की तुलना में अधिक अम्लीय है। देखिए बच्चों, फिनोल जो होता है वो साइक्लोहेक्सेन की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, फिनोल होता है उसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। साइक्लोहेक्सेन का हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल बच्चों, साइक्लोहेक्सेनॉल का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, अब बच्चों साइक्लोहेक्सेन कहता है तो OH नहीं होता, साइक्लोहेक्सेनॉल कहता है तो OH है, क्योंकि OH समूह लगा है। ठीक, इसकी तुलना में जो होता है अधिक अम्लीय होता है। क्यों? फिनोल साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनोल में उपस्थित OH समूह से H पॉजिटिव आयन आसानी से विस्थापित हो जाता है। देखिए फिनोल जो होता है उसमें जो H पॉजिटिव आयन है उसके OH जो समूह होता है उससे क्या होता है? H पॉजिटिव आयन जो है आसानी से विस्थापित हो जाता है, निकल जाता है। इसीलिए फिनोल जो होता है साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक एसिडिक होता है, अधिक अम्लीय होता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बच्चों है F ब्लॉक के तत्व। देखिए F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? इन पर कभी कभी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरे जाते हैं F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो भी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होंगे F कक्षक में भरे जाएंगे वो सारे तत्व F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। F ब्लॉक में कुल 28 तत्व पाए जाते हैं। F ब्लॉक जो होता है उसमें कुल 28 तत्व पाए जाते हैं। F ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जो हमारे F ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको अंतः संक्रमण तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। F ब्लॉक के तत्व को निम्न 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया। F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको निम्नलिखित 2 श्रेणियों में जो क्या किया जाता है? विभक्त किया जाता है, 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसमें पहली श्रेणी हमारी लेंथेनाइड्स या 4F श्रेणी इसको कहते हैं। दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनाइड जिसको हम 5F श्रेणी कहते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन जो है अगर 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप यहाँ तक लिखकर आसानी से छोड़ दोगे। ठीक है, अगर वो 3 या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आप डिटेल में लिखोगे। ठीक है, अब बच्चों लेंथेनाइड्स को हम पढ़ेंगे। लेंथेनाइड श्रेणी क्या होती है? लेंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी क्या होती है? इसको लेंथेनाइड्स भी कहते हैं। तो देखिए जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरे जाते हैं लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। यानी कि जो भी तत्व हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरे जाएंगे वो लेंथेनाइड्स कहलाएंगे। लेंथेनाइड श्रेणी में सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम Lu71 तक के कुल 14 तत्व उपस्थित हैं। और हमारे जो F ब्लॉक है उसमें टोटल तत्व कितने होते हैं? 28। उसमें से 14 तत्व हमारे लेंथेनाइड में हो गए, अब 14 बचे जो हमारे एक्टिनाइड में होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। लेंथेनाइड को 4F श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। अगर हम इनके उपयोग की बात करें लेंथेनाइड्स की तो चरम बनाने में इसका उपयोग होता है, गैस मेटल बनाने में इसका प्रयोग होता है, पेट्रोल पदार्थों के भंजन में भी हम क्या होता है जो हमारे लेंथेनाइड्स के तत्व होते हैं इनका उपयोग होता है। ठीक है, और ये सारे उपयोग हमारे F ब्लॉक के हैं। ठीक है, अगर हमसे F ब्लॉक के उपयोग की बात की जाए तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये F ब्लॉक के अंदर ही आते हैं। अब अगला बच्चों हमारी श्रेणी आती है एक्टिनाइड्स जिसको हम 5F श्रेणी भी कहते हैं। तो जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो भी तत्व हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में भरे जाते हैं एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम L103 तक के कुल 14 तत्व इसमें भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसे 5F श्रेणी भी कहते हैं। अगर इसके उपयोग की बात की जाए
तो गैस मेटल बनाने में भी, मेटल में भी इसका उपयोग होता है, नाभिकीय रिएक्टर में भी होता है, कांच के निर्माण में भी होता है, कैंसर के उपचार में भी होता है। एक्चुअल में इनका नहीं होता, इनके जो भी तत्व आते हैं उनका उपयोग होता है। समझ में आ गया? तो लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको यहाँ तक लिखना होगा। आप उपयोग लिखें या ना लिखें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अगला बच्चों, अंतः संक्रमण तत्व क्या है? अंतः संक्रमण तत्व को आपको परिभाषित करना है। तो जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में प्रवेश करता है, n-2f कक्षकों में प्रवेश करता है, वे तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ये आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें एफ ब्लॉक का तत्व भी कहा जाता है। अब मैंने एफ ब्लॉक पहले पढ़ा दिया, बता दिया इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगर आपको नहीं पता होता तो आप ऐसे ही लिखते, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। देखिए होता क्या है, कभी आप अगर 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा लेना, ठीक है, तो आप वहां पर देखना, आपको चैनल पर भी मिल जाएगा, वहां पर इस सूत्र पूछे गए, चारों यही पूछे गए थे, ठीक है। तो सफेद कशिश, नीला थोथा, मोहन रबड़ और हरा कशिश। देखिए सफेद कशिश का सूत्र होता है ZnSO4.7H2। अगर हरा कशिश की बात करें तो FeSO4.7H2 होता है। देखिए इसमें Zn होता है सफेद में, और हरे में क्या होता है, Fe होता है, बस, और पूरा सूत्र सेम होता है। वहीं पर अगर नीले थोथे की बात करें तो CuSO4.5H2 होता है। अगर मोहन रबड़ की बात करें तो FeSO4 का होल ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। ये हमारे मोहन रबड़ का सूत्र होता है। ये चारों सूत्र बच्चों मैं कहता हूँ याद कर लेना, शायद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उससे आप क्या समझते हैं, और उसको आपको उदाहरण के द्वारा आपको बताना है। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में जो भी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का साधारण परिवर्तन नहीं होता। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का जो साधारण होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग जो होता है अभिकारक के साधारण पर निर्भर भी नहीं करता। यानी कि जो ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता पर भी निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो H2 + Cl2 = अगर आप यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति या फिर H रखेंगे तभी ये Cl बनेगा, तभी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर आप यहाँ पर सूर्य का प्रकाश या फिर H को सूर्य का प्रकाश और H बात एक ही है, अगर आप इनको हटा देते हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। मोलिस परीक्षण क्या है, इसको ध्यान से समझिए। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। मोलिस परीक्षण जो है वो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर एक परख नली लेते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन लेते हैं, उसमें 2 ml अल्फा नेप्थोलोन तथा अल्फा नेप्थोलोन का एल्कोहली विलयन मिलाकर उसमें क्या करते हैं 2 ml, याद रखना 2 ml अल्फा नेप्थोलोन जो होता है उसका एल्कोहली विलयन मिलाकर कुछ बूंदे सांद्र H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच में बैंगनी रंग की एक बलय प्राप्त होती है। क्या होता है, बैंगनी रंग की एक बलय प्राप्त होता है। मानव शरीर में वसा का क्या महत्व है, मानव जो शरीर होता है उसमें वसा का क्या महत्व आपको बताना है। देखिए जो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा भी करती है और शरीर के बाहरी सर्दी गर्मी से भी बचाती है। यानी कि जो बाहरी अघर्त होते हैं उनसे भी बचाने में हमारा वसा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अगला बच्चों पाइनाप परीक्षण क्या है। देखिए बच्चों पाइनाप परीक्षण क्या होता है इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनियम माल्वेट की कुछ बूंदे एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं। देखिए फ्रक्टोज का परीक्षण किसके करते हैं, पाइनाप परीक्षण से। वहीं पर अगर हम मालिस परीक्षण जो होता है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज का पाइनाप परीक्षण में क्या करते हैं, फ्रक्टोज के जलीय विलयन में क्या करते हैं, अमोनियम माल्वेट की कुछ बूंदे, अमोनियम माल्वेट होता है उसकी कुछ बूंदे एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर उसको हम गर्म करते हैं। तो क्या होता है, नीला रंग उत्पन्न होता है। कैसा रंग उत्पन्न होता है, नीला रंग। तो यह परीक्षण हमारा पाइनाप परीक्षण हमारा कहलाता है। वहां पर क्या होता है, बैंगनी रंग की बलय बन रही थी किसमें, जो हमारा मोलिस परीक्षण था। लेकिन पाइनाप परीक्षण जो होता है इसमें क्या होता है, नीला रंग उत्पन्न होता है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अगला आता है बच्चों लिपिड क्या होते हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या हैं। देखिए लिपिड वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लिपिड कहते हैं, लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। लिपिड जल में अविलेप कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न ध्रुवण विलय, जैसे इसमें ईथर और क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, विलय होते हैं। तो ये हमारे हो गए लिपिड्स, ठीक है। तो लिपिड्स का अगर हम इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो लिपिड्स के हमें कार्य भी लिखने। तो इनका कार्य क्या होता है, शरीर के ताप को नियंत्रण करना। ये हार्मोन विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को भी नियंत्रण करते हैं। यानी कि जो लिपिड्स हमारे होते हैं ये हार्मोन्स का विकास हो गया, ठीक है, वृद्धि हो गई, ग्रोथ यानी कि पोषण हो गया, जनन क्षमता, इन चीज़ों को भी नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों,
अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। देखिए आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है आपको बताना। देखिए एक तरफ आपको आणविकता लिख लेनी है, एक तरफ कोटि, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया है उसकी जो आणविकता होगी वो सदैव क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, यानी कि जो अभिक्रिया होती है इसकी जो आणविकता होती है बच्चों वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, याद रखना। लेकिन अभिक्रिया की कोटि जो होती है शून्य हो सकती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता जो होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि दोनों समान हो सकते हैं, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि दो हैं, दोनों समान तो हो सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता भी समान हो सकती है, ये बात भी सही है। तो ये थे 3 अंतर, और हमने आपको लगभग 40 क्वेश्चन अच्छे से बता दिए। इन सभी क्वेश्चंस को, इनमें सारे क्वेश्चन जो भी ऐसे थे उनमें लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल थे, हमारे शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन को शामिल थे, कुछ हमारे लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी शामिल थे, कुछ हमारे नियम भी जैसे कोलराउस का नियम हो गया, और हमारा हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, इस कुछ हमारे जो हमारे इंपॉर्टेंट नियम्स थे वो भी हमारे शामिल थे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से पसंद है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ लेना, हम उसका सोल्यूशन सहित आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।